नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उनका हर एक मूव जो है वो बीजेपी की सोच से भी बाहर है। बहुत खबरें आई कि भाई राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे, रायबरेली नहीं, लेकिन जिस स्क्रिप्ट पे कांग्रेस ने काम किया उसने बीजेपी को और बीजेपी के लिए लाइजनिंग करने वालों को धराशायी कर दिया। और एक खबर आती है कि राहुल गांधी रायबरेली को चुन चुके हैं और वायनाड प्रियंका जाएंगी। डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये जो खबर हमने सुनी कि प्रियंका के लिए, बहन के लिए राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं और रायबरेली, क्योंकि सोनिया जी ने कहा भी था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तभी समझ में आ गया था कि रायबरेली जो है वो राहुल संभालेंगे। किसी ने सोचा नहीं था शायद ऐसा कि प्रियंका की ऐसी एंट्री होगी। उत्तर से लेके दक्षिण तक कांग्रेस की स्क्रिप्ट क्या कहती है सर? देखिए, कांग्रेस की स्क्रिप्ट तो ये कहती है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जैसे बीड़ा उठा लिया सूत्रों को फेल करने का। हम लोग जो सूत्रों के आधार पर पत्रकारिता करते हैं, हर बार सूत्रों को गलत साबित करने का बीड़ा उठा रखा है राहुल गांधी ने। लोग सोचते रह गए और अचानक उन्होंने किशोरीलाल शर्मा को उतार दिया अमेठी में। इसी तरह से ये कयासबाजी चल रही थी कि राहुल शायद रायबरेली छोड़ेंगे, वायनाड अपने पास रखेंगे। उन्होंने वायनाड छोड़ दिया, प्रियंका गांधी को वहां से लड़ा दिया। जिस वक्त उन्होंने 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तब भी सूत्र यही कयासबाजी कर रहे थे। सत्ता के गलियारों में से जो लोग राजनीति करते हैं, कयासबाजी दीवारों के कान से सुनकर, उनका दावा था कि राहुल गांधी थोड़े दिनों बाद मान जाएंगे, उनको रूठे हुए हैं, उन्हें मना लिया जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे दोबारा से। वे नहीं बने। हम सब जानते हैं राहुल गांधी बहुत दृढ़ निश्चयी आदमी है, बहुत रिजिड आदमी है, और जो फैसला कर लेते हैं उसे बदलते नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष न बनने के पीछे उनकी जो सोच थी वो शायद ये थी, जो कि बाद में खबरें आई भी थी सामने, कि वे गांधी परिवार को इस आरोप से मुक्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष तो गांधी पर सरनेम वाला ही व्यक्ति होता है, गांधी परिवार का व्यक्ति होता है। तो उन्होंने गैर गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, सब जानते हैं। शशि थरूर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इस तरह से राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ सालों से सबको गलत साबित करने पर तुले हुए। एक काम और कर रहे हैं वे, कांग्रेस को गांधी की छाया से मुक्त करके इस तरह से कम पोज तो कर ही रहे हैं कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका कहना सब मानते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब राहुल गांधी यात्रा में थे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा में थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, जहां अध्यक्ष जी मुझे डिप्लॉय करेंगे, जहां मुझे तैनात करेंगे, जो काम सौंपेंगे वो मैं करूंगा। और पूरे चुनाव में उन्होंने लगातार यही प्रदर्शित किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। उसका जो निर्वाचित अध्यक्ष है, अंतिम फैसला वो करता है, कार्य समिति करती है, वर्किंग कमेटी करती है, सीडब्ल्यूसी करती है। जब दोनों में से एक सीट छोड़ने का अवसर आया, तब भी राहुल गांधी यही कहते रहे कि जैसा पार्टी कहेगी उसका पालन करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दोनों भाई बहनों की बैठक हुई, केसी वेणुगोपाल थे उसमें। बाहर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि राहुल गांधी वहां से छोड़ा है वायनाड से, और प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके बाद कल ही चलते चलते ये बात भी आई कि लीडर अपोजिशन आप बनेंगे कि नहीं। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझको तो धमकी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये कहा चलते चलते चुटकी ली कि मुझे चेतावनी, वार्निंग दी गई है, मुझे तो चेताया गया, चेतावनी दी गई है। तो इस तरह से वे एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। इस तरह से काम का बंटवारा भी उन्होंने कर लिया है कि अब उत्तर भारत मैं खुद देखूंगा, यानी राहुल गांधी देखेंगे रायबरेली के सांसद की हैसियत से। दक्षिण जो पहले से ही कांग्रेस के लिए पर्याप्त सुरक्षित किला है, वहां से उनकी बहन चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम अभी से कयास लगा सकते हैं चुनाव जीत जाएंगी, कोई बड़ी चुनौती वहां नहीं है उनके सामने। अभी भी एनी राजा लड़ी थी तो राहुल गांधी 3,78,000 या 90,000 वोटों से वहां से चुनाव जीते हैं वायनाड से। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी का जो अगला लक्ष्य है वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में कांग्रेस को खड़ा करने का है।
मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कांग्रेस फीनिक्स की तरह अपनी राख से खड़ी होती है हर बार। 125 साल से ज्यादा के इतिहास में कई अवसर आए हैं जबकि ऐसा लगा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस में इतने विभाजन हुए हैं, इतनी टूट हुई है, इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं कि हर बार लगा कि कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी। और तो और पत्रकारिता राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लोगों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि एक अवसर पर तो श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। आज की तारीख में कोई कल्पना नहीं कर सकता इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया था। एक जो गुट था उसने, जिसमें मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और तमाम सारे लोग थे, लेकिन कांग्रेस उससे भी निकल कर आई। अभी 2014 के आसपास जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, उनके तमाम सारे आनुषंगिक संगठनों ने, तो लगा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 54 सांसदों तक रह गई थी, 50, 52, 54। अब वो दुगनी सीटों के साथ आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अब संगठन को खड़ा करना है। लोकसभा में तो जो होना था अब हो गया, सरकार बने न बने, इंडिया की बने या यही एनडीए की सरकार चलती रहे। उनका टारगेट अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, फिर 2029 का लोकसभा चुनाव है, और उससे पहले जो जो राज्यों के चुनाव आते जाएंगे उसके जरिए वे अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं इस फैसले को ठीक मानता हूं जीरज जी कि प्रियंका दक्षिण जा रही है, फिर राहुल गांधी उत्तर में कमान संभालेंगे। जी, एक पॉलिटिकल जो चेंज आया है राहुल गांधी में, मेच्योरिटी वाइज भी, और भले ही वो सटायर में कुछ कह दें, स्माइल में कुछ कह दें, लेकिन वो तीर निशाने पर लगता है। और शायद अब आप अच्छे से बता पाएंगे कि पहली बार ऐसा है कि राहुल ने, जब राहुल अमेठी नहीं रायबरेली जाते हैं, स्मृति ईरानी को एक मामूली कार्यकर्ता से हराना हो, फिर ये कह देना हो कि प्रियंका अगर बनारस लड़ जाती तो 2-3 लाख वोटों से जीत जाती, प्राइम मिनिस्टर जैसे जीते हैं हमें पता है। और अब वायनाड की बात, बीजेपी की पिच पर फंस नहीं रहे, फंसा रहे हैं बीजेपी को। मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, स्पेशली मीडिया का भी सर, जो लाइजनिंग करता है बीजेपी के लिए, दिखता है करता हुआ ओपनली, और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। भले आप कहते रहो कि अरे हिम्मत है तो अमेठी रायबरेली छोड़ के वायनाड जाते राहुल गांधी, रायबरेली प्रियंका के लिए रख देते। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, अमित मालवीय का ट्वीट देखा होगा बकायदा, फिर वो बहादुरी की बातें और कायरता की बातें करने लग जाते हैं। ये कैसे एनालिसिस करते हैं आप राहुल गांधी के ये न्यू स्टाइल को? देखिए, अब राहुल गांधी चतुर सुजान राजनेता बन चुके हैं। वे उतने ही सयाने हैं जितना राजनीति में किसी को भी होना चाहिए। जैसे जब वे रायबरेली गए और उन्होंने ये कहा कि प्रियंका अगर बहन वहां से लड़ जाती तो 2-3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते, उससे पहले उन्होंने एक वाक्य और कहा था, नरेंद्र मोदी जान बचाकर आए हैं बनारस से। ये मुहावरा, देखिए, जान बचाकर आने का आशय सिर्फ ये जान जिंदगी खत्म होने से नहीं होता, जान बचाकर आना है मुहावरा होता है। हम बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर आए। खुद प्रधानमंत्री एक बार बोले थे पंजाब से जब वे आए थे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट आया, वो भी मुहावरा ही था। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अब घाव करें गंभीर वाली अदा में आ गए हैं। माने वो बहुत छोटी बातों से बड़े असरकारक वक्तव्य दे देते हैं। जो आधा वाक्य है कि नरेंद्र मोदी जान बचाकर आए बनारस से, उसका असर कितना गहरा है कि देश का तीसरी बार बना हुआ प्रधानमंत्री चुनाव में इस परिस्थिति में था कि वो अपनी संसदीय सीट से जान बचाकर आए। भगवान भी है सर, जो अवतारी भी है, जो भगवान भी है, जो अवतारी भी है। तो सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो वो स्थिति है राहुल गांधी की। वे छोटे दिखने वाले तीर चलाते हैं लेकिन उनके घाव बहुत गंभीर होते हैं। आप कल्पना करके देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब ये भाषण सुना होगा, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि जान बचाकर आए हैं और मेरी बहन लड़ जाती तो 2-3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। ये परसेप्शन बनाने का काम है। राजनीति में नरेटिव परसेप्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है कि एक अपराजेय राजनेता को जान बचाकर भागने वाला बताया जा रहा है। भले हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो हार जाती 5 लाख वोटों से, नरेंद्र मोदी की जीत और बड़ी होती, लेकिन अब तो क्या है, चुनाव संपन्न हो चुका है, तो अब बनाइए माहौल, जुमला फेंक दीजिए। तो राहुल गांधी भी जिस अदा से अब राजनीति कर रहे हैं उसका तोड़ बीजेपी को नहीं सूझ रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मीडिया का वर्ग है जिसे मैं भोंपू मीडिया कहता हूं, वो तो बीजेपी के लिए ही माहौल बनाने का काम करता है।
वो उसी के लिए पिच बनाता है, सब कुछ वो उसी के लिए करता है। ऐसा लगता है कि उसका काम पत्रकारिता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सेवा कर रहा है। लेकिन उसके ट्रैप में भी राहुल गांधी अब नहीं फंसते हैं। वे एक बार भी वैसा फैसला नहीं करते जैसे मीडिया, वो भोंपू मीडिया चाहता है, वे ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते। अगर मीडिया चाहता है कि वे अमेठी से चुनाव लड़े स्मृति ईरानी के खिलाफ, वे सुनते ही नहीं है। वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वे अपना चुनाव लड़ते हैं अपनी मर्जी से। राकेश जी, जिस मीडिया के हिस्से का हम जिक्र कर रहे हैं उससे तो राहुल गांधी बीच बीच में डोज देते हुए भी नजर आ जाते हैं। कभी वो आप वो टी शर्ट पहन लीजिए, आप वो लोगो लगा लीजिए, और सवाल कहाँ से आया, आपने प्रियंका गांधी को भी सुना होगा, ये सवाल कहाँ से आया, प्रियंका गांधी बोला, प्रियंका गांधी पूछ रही है। तो मीडिया को तो अच्छी डोज दी है इस बार गांधी परिवार ने। देखिए, पिछले 10 सालों से मीडिया गांधी परिवार को डोज दे रहा था। लगातार मुख्य धारा के मीडिया में राहुल गांधी को पप्पू बताया जा रहा था। लगातार उन्हें अपरिपक्व बताया जाता था। अच्छा भाषण नहीं देते हैं, ये ऐसा कहा जाता था। लगातार फेल हो रहे हैं, इतने चुनाव हार गए। राहुल गांधी जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, उस सीट पर हार जाती है कांग्रेस। लेकिन अब तो नैरेटिव बदल गया है ना। अभी संजय राउत ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप जहां जहां आए वहां। या शरद पवार ने कहा है, किसी ने कहा, शरद पवार ने कहा, शरद पवार जी ने कहा है कि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वे जहां जहां प्रचार करने आए वहां हम जीत गए, बीजेपी नहीं जीती। तो अब ये बूमरैंग हो गया है, एक उल्टे बांस बरेली लगना शुरू हो गए। कल तक आप राहुल गांधी को निशाना बनाते थे, अब राहुल गांधी मीडिया को निशाना बना रहे। तो 10 सालों की उनकी जो व्यथा है, उनका फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। देखिए, आपने किस सीमा तक जाकर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान की छवि को नष्ट करने की कोशिश की, उसकी चारित्रिक हत्या करने की कोशिश की। फेक वीडियोस के जरिए, कट पेस्ट फोटोज के जरिए, मर्फ किए गए फोटोज के जरिए राहुल गांधी को पप्पू बताने की कोशिश की गई। आलू से सोना बनाने वाला बयान नरेंद्र मोदी का है, वो राहुल गांधी के मत्थे मढ़ दिया गया। तो आज की तारीख में उन्हें मौका मिला है, तो वे आपको आईना दिखा रहे हैं, वे आपको याद दिला रहे हैं कि आप असल में हैं क्या। इसलिए जब वे ये कहते हैं ये सवाल कहां से आया, तो वे गलत नहीं कहते। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मुझे तकलीफ तब हो जब सामने सवाल करने वाले लोग मीडिया के लोग तो हों, वो असली पत्रकारिता तो कर रहे हो। वे तो पत्रकार ही नहीं है, वे पत्रकारिता ही नहीं कर रहे हैं इतने 10 सालों से। वे तो चारण और भाट की भूमिका में है। मध्यकाल में जैसे चंद्र बरदाई थे, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले, ऐसे ये लोग नरेंद्र रासो लिख रहे हैं। तो ये पत्रकार नहीं है, इसलिए पीड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी असल पत्रकार के खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी राजनेता एक शब्द भी कहेगा तो मुझे पीड़ा होगी। अगर किसी पत्रकार का, वास्तविक और सच्चे पत्रकार का अपमान होगा तो मुझे पीड़ा होगी। मुझे इन लोगों के साथ हो रहे सलूक से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि ये पत्रकार है ही नहीं। जी हाँ, आप क्योंकि शरद पवार के स्टेटमेंट का जिक्र किया, संजय राउत का जिक्र आया था, तो संजय राउत का जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक ये है कि 2014-19 वाला विपक्ष नहीं है, ये 2024 वाला विपक्ष है। और राहुल गांधी अगर कॉन्फिडेंट है तो ये मान के चलिए कि सरकार कभी भी गिर सकती है, जब भी वो चाहे। तो ये भी एक आप एक बॉल दे के छोड़ दो, टेंशन लेने दो नरेंद्र मोदी जी को, उनकी टीम को, एनडीए के घटक दलों को। और ये पहली बार ऐसा है, और मोस्टली पूछा जाता है कि ऑपोजिशन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है भाई, उसको क्या मिल गया है? सरकार में तो फिर भी नहीं आया, नंबर्स में भी कम है, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। राकेश जी, देखिए, इसके पीछे भी प्रेशर टैक्टिक्स है, दबाव की राजनीति। भले सत्ता मिल गई हो नरेंद्र मोदी की, भले ही जैसे तैसे उन्होंने 3 टांग की कुर्सी बना ली है, उस पर बैठ गए हैं, पर उनमें से एक पैर कभी भी सरक सकता है, दूसरा भी सरक सकता है, कभी भी कुर्सी भरभरा कर गिर सकती है। विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष को सिर्फ माहौल ही तो बनाना है। इसलिए संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शरद पवार हो, कोई भी हो, उन्हें ये कहने का अधिकार है सरकार कभी भी गिर सकती है। मैं इसके उलट ये भी कहना चाहता हूं, कल मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, तो उसके बारे में भी हम और आप यही कहेंगे, वो कौन सी स्थायी सरकार होगी, उसके पास कौन सा 272 का स्पष्ट बहुमत होगा। लेकिन जैसे आज ये लोग उनके मजे ले रहे हैं, कल बीजेपी अगर सत्ता में नहीं रही, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, तो बीजेपी भी कहेगी कि एक सरकार कल गिर सकती है, परसों गिर सकती है, इसके पास तो बहुमत नहीं है।
और इस सरकार के साथ तो एक दो तकनीकी विषय और हैं। नंबर एक, अब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। नहीं। बीजेपी संसदीय दल की कोई बैठक ही नहीं हुई है। वो जो बैठक थी उसमें तो मुख्यमंत्री तक बुला लिए गए थे, जबकि मुख्यमंत्री उसमें आमंत्रित नहीं होते संसदीय दल की बैठक में। योगी आदित्यनाथ किस हैसियत से बैठे थे? डॉक्टर मोहन यादव कैसे बैठे थे? विष्णु साय कैसे बैठे थे? तो कुल मिलाकर अभी पहला चरण तो यही है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक तो आहूज हो। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बैठक तो बुलाएं, अपने सांसदों के बीच में खुद को नेता तो चुनवा लें पहले। उसके बाद दूसरी स्टेप आएगी, सदन जिस दिन शुरू होगा, संसद में फ्लोर पर आपको अपना बहुमत साबित करना है। राष्ट्रपति ने आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया है, आपने शपथ ले ली है। शपथ तब तक पूरी नहीं है, शपथ तो ले लिया, प्रधानमंत्री भी हो गए, पूरे कार्यपालिक प्रमुख हैं आप इस वक्त आप देश के। लेकिन आपको और आपकी सरकार को वैधानिकता तब मिलेगी जब आप सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे, 273 सीट सांसदों के हाथ उठवा देंगे या बटन दबा देंगे कि हाँ इतने लोग आपके साथ हैं, तब आपकी सरकार बचेगी। इसमें अभी एक मौका लोकसभा अध्यक्ष के चयन का भी आएगा। अगर आप अपना लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुनवा पाए, निर्वाचित नहीं करवा पाए, तब भी तो आप अल्पमत की सरकार कहलाएंगे। सदन में होने वाली किसी भी वोटिंग में अगर सरकार को वोट कम मिलते हैं तो सरकार सीधे सीधे अल्पमत में आ जाती है। तो अभी कई पायदान हैं जो नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को पार करने हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाना है, तब एक आध साल अगर वो सरकार चला पाए तो इस तरह के कटाक्ष से उन्हें मुक्ति मिलेगी, वरना ये चिकोटी काटने का काम तो विपक्ष करता रहेगा। और हम और आप भी कह सकते हैं सरकार कभी भी कर सकती है। कोई भी एक सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले ले तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, चाहे चंद्रबाबू नायडू ले लें या नीतीश कुमार ले लें। तो ये खतरा तो बना हुआ है, ये तलवार उनके सिर पर, पतले धागे से बंधी हुई तलवार तो उनके सिर पर लटक रही। वो धागा कब टूट जाएगा हम नहीं जानते। एक और तलवार है सर, वो भी बताइए, वो भी बड़ी धारदार पतले धागे का आपने जिक्र किया, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेके बड़ी खबरें हैं। वैसे एक बड़ा हिस्सा कह रहे हैं राहुल गांधी एकदम तैयार हैं, एक बड़ा हिस्सा कहते हैं नहीं नहीं वो अभी तैयार नहीं, उनकी स्क्रिप्ट कुछ और है, आप लोग इमेजिनेशन जो है वो करते रहे, ख्याली पुलाव पकाते रहें। फिर शैलजा का जिक्र हो जाता है, गोगोई का जिक्र हो जाता है, या फिर मनीष तिवारी का जिक्र हो जाता है। क्या लगता है आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन हो सकता है? कांग्रेस की यहाँ पे क्या रणनीति होगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो भी होगी वो सिर्फ राहुल गांधी सेंट्रिक रणनीति है। वो रणनीति राहुल गांधी को ही तय करनी है। राहुल गांधी की मर्जी होगी, वे सहमति देंगे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। वे नहीं चाहेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही आदेश देते रहे, भले राहुल गांधी कैमरों के सामने ये कहते हो कि मुझको तो वार्निंग दी गई है लीडर अपोजिशन बनने के लिए या आदेश का पालन करने के लिए, लेकिन जब तक बंद कमरा बैठक पर राहुल गांधी खुद सहमत नहीं होंगे कोई उन्हें बना नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है राहुल गांधी इस उत्तरदायित्व से बचना चाहेंगे। वे संगठन पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जो मेरी सूचनाएं हैं, मेरे भी थोड़े बहुत सूत्र, जैसे तमाम मीडिया के सूत्र हैं, हम भी सूत्रों के आधार पर ही पत्रकारिता करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उन तमाम राज्यों में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है जहां पार्टी बुरी गति को प्राप्त हुई इस लोकसभा चुनाव में। उसके लिए उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दायित्व से मुक्त रहना होगा, क्योंकि लीडर अपोजिशन के साथ फिर कई सारे प्रोटोकॉल जुड़ जाते हैं, कई सारे दायित्व उसके बढ़ जाते हैं। यद्यपि उतनी ही सुख सुविधाएं भी बढ़ती हैं, लीडर अपोजिशन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राहुल गांधी को न दर्जे की जरूरत है न किसी सुख सुविधा की जरूरत है कि वे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, इसी से उनके कोई कंधे पर कलगी लग जाएगी या फीती लग जाएगी, ऐसा तो होना नहीं है। इसलिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है राहुल गांधी शायद नेता प्रतिपक्ष बनना स्वीकार न करें। गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, शैलजा और बहुत सारे नाम हैं, उनमें से किसी के नाम पर वे सहमत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी न बने तो ज्यादा बेहतर है। वे नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठकर, जैसे अभी अधीर रंजन चौधरी के बगल में बैठते थे, ज्यादा आक्रामक भूमिका अदा कर पाएंगे,
ज्यादा आक्रमण कर पाएंगे सरकार पर, और सरकार इस बार वैसे भी सांसद में रहने वाली है। जब मुट्ठी भर सांसद थे कांग्रेस के, तब तो इतने कड़े कड़े भाषण सुनने पड़ते थे नरेंद्र मोदी को सामने बैठकर, गौरव गौरव गोगोई, अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी के, और भूले ना भटके प्रियंका गांधी और जीत कर अगर आ गई, तो जैसे वे चुनाव में भाषण देती रही हैं, नरेंद्र मोदी से शहादत पर मुझे उपदेश नहीं सुनना है, और भी कई तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, वे अगर सदन में खड़े होकर प्रियंका गांधी बोलेंगी तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो ये संसद वैसे भी बीजेपी और मोदी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। एक से एक धाकड़ वक्ता है विपक्ष में इस वक्त। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, इमरान मसूद हैं, कई ऐसे हैं जो खुलकर भाषण देने वाले, डिंपल यादव हैं, अच्छे अच्छे वक्ताओं का सामना अब बीजेपी को कर। महुआ मोइत्रा सबसे फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा है। ऐसे बहुत है, हम लोग नाम एकदम याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत नेता हैं जिनका सामना बीजेपी को करना है। तो फिलहाल हमें ये चीज राहुल गांधी के पाले में ही छोड़ देना चाहिए, गेंद उनके पाले में रहे कि वे बनना चाहेंगे तो बनेंगे, कोई थोप नहीं पाएगा उन पर। एक और चीज होगी सर, इस बार लोकसभा स्पीकर का होमवर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया अपने कार्यकाल में तो किसी से छुपा नहीं है, बड़ी मेहनत की है वैसा सच में। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की संसदीय परंपराओं को तोड़ने की, उन्होंने बहुत मेहनत की पद की गरिमा को धूल धूसरित करने में, उन्होंने बहुत मेहनत की 150 सांसदों को निलंबित करने में, उन्होंने बहुत परिश्रम किया मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के माइक को म्यूट करने में। मुझे नहीं लगता कि अब लोकसभा अध्यक्ष जो भी होगा, चाहे वो डी पुरंदेश्वरी हो या और कोई हो, उसको इतनी मेहनत करना पड़ेगी। और अब अगर उसने इतनी मेहनत की तो मेरा ऐसा मानना है कि सदन उल्टा हो जाएगा इस बार इतनी जोर जबरदस्ती विपक्ष पर सत्ताधारी दल, लोकसभा अध्यक्ष, ट्रेजरी बेंच चला नहीं पाएगी, क्योंकि सामने भी बहुत ताकत के साथ संख्या बल उनके पास है, काबिल लोग हैं, पहले भी काबिल थे, ऐसा नहीं है। 2014 से 19 तक में राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग खड़े थे, जो सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को जीरो बताते थे। आज की तारीख में वे कसीदे काढ़ रहे हैं मोदी के, लेकिन 14 से 19 तक तो सदन में थे, विपक्ष में बैठते थे राहुल गांधी के बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे उद्भट वक्ता इस बार भी सदन में है। लोकसभा अध्यक्ष चाहकर भी इस बार मनमानी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जी, ये बड़ी मजेदार बात आपने कही, और होमवर्क थोड़ा सा कम हो गया। अब देखते हैं कौन आता है, क्योंकि स्पीकर पे भी संशय है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे भी। हालांकि स्पीकर को लेके भी आपने देखा होगा ऑपोजिशन बहुत अटैकिंग है, या तो हमें डिप्टी स्पीकर का पद दो, अन्यथा हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। तो इस बार ना मतलब फंसा रखा है जबरदस्त तरीके से। मोदी जी इन फाइटिंग से लड़े, माना जा रहा है गडकरी जी अलग चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अलग चल रहे हैं, अब वो उनसे लड़े इंटरनल। योगी आदित्यनाथ अपना अलग योग कर रहे हैं, अपना राजयोग। देखिए, जहां तक लोकसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का प्रश्न है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, विपक्ष सिर्फ शक्ति परीक्षण के लिए हर अवसर पर अपने भुजाएं फड़काएगा, वो सत्ता के सामने हर बार ताल ठोकेगा। भले वो जानता है कि संख्या बल के आधार पर वो स्पीकर नहीं बना पाएगा, लेकिन इस सौदेबाजी में कम से कम डिप्टी स्पीकर तो मिलना चाहिए विपक्ष को। वैसे भी परंपरा रही है, देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो परंपराएं भी तोड़ दी हैं। पहले भी कांग्रेस के समय एक आध बार ऐसा हुआ है, लेकिन अगर इस सौदेबाजी में विपक्ष अपने हिस्से में डिप्टी स्पीकर ले लेता है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है उसके लिए। कम से कम एक सदन में तो उसके पास अपना एक आदमी होगा जो मॉनिटर की भूमिका में होगा, हेडमास्टर की भूमिका में होगा। तो ये शक्ति परीक्षण के लिए ललकारने का काम विपक्ष करता रहेगा। वो जानता है स्पीकर नहीं बना पाएगा। बहुमत अगर बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, तो उसी बहुमत के दल पर वो जिसे चाहेगा उसे स्पीकर बना लेगा। ये बात जानता है विपक्ष, लेकिन सिर्फ राजनीति को गरमाए रखने के लिए, सरकार को बार बार सांसद में लाने के लिए, उसे थोड़ा सा टफ गेम खेलने पर मजबूर करने के लिए ऐसी चुनौतियां देता रहेगा विपक्ष। जब भी बिल पास करने की नौबत आएगी, सदन में कोई भी प्रस्ताव आएगा, कोई बिल आएगा, उसमें भी विपक्ष यही करेगा, उसमें भी विपक्ष आंखें दिखाएगा सदन को। यद्यपि पिछली बार भी सरकार ने सिर्फ ध्वनिमत से कई कानून पास करा लिए,
विपक्ष की गैर हाजिरी में कई कानून बने, हम सब जानते हैं। कई बिल ऐसे पास हुए हैं कि 150 सांसद निलंबित हैं और सरकार ने IT बिल अपना पास करा लिया है। किसान बिल इसी तरह से पास हुआ था, शोर शराबे में, ध्वनि मत से। अब लेकिन इस बार ऐसा वो नहीं कर पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जितना शोर उठेगा, जितनी ध्वनि सत्ता पक्ष से उठेगी, लगभग उतनी ही ध्वनि इधर से भी सुनाई देगी। तो कैसे फैसला होगा? जी। एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सर आपसे। योगी मोदी में सब ठीक है अभी? हालांकि ये खबर आई कि RSS प्रमुख जो है वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले हैं। अखिलेश यादव ने एक व्यंग वाला ट्वीट भी किया था। वैसे तो उनकी वॉल शेरो शायरी से भरी हुई है। मैं कई बार पूछती हूँ कि कौन है जो उनके बारे में लिखता है, बड़ा मजेदार रोचक लिखता है। जो भी है, लेखनी की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन वो ट्वीट कहता है कि इतने पास आके भी नहीं मिल पाए। तो क्या लगता है आपको, क्या स्क्रिप्ट अभी तैयार हो रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ अपनी कोई और पटकथा लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्यवधान ये आ गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन गोरखपुर में रहकर भी योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले। ये तो संभव नहीं है कि योगी ने उनसे मिलने की कोशिश न की। उनके गृह नगर में, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में संघ सुप्रीमो आ रहे हैं, उनके वैचारिक मुखिया है वे, और योगी उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कोशिश हुई थी, लेकिन संघ प्रमुख ने तवज्जो नहीं दी, उनसे मिलने की सहमति नहीं दी। शायद संघ इस वक्त नहीं चाहता होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इतनी जल्दी गतिरोध में लाया जाए, उसे डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि संघ प्रमुख अगर योगी से मिलते तो हमारे सूत्रों की कहानियां और चल पड़ती, फिर सूत्र खबरें लिखने लगते। संघ प्रमुख ने हरी झंडी दी, योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने दावा ठोका। अभी तो नरेंद्र मोदी का कहर योगी आदित्यनाथ पर टूटना था अगर उन्हें बहुमत मिल गया होता तो। चूंकि सीटें कम रह गई, इसलिए योगी आदित्यनाथ सुरक्षित है। 272 से एक सीट भी ज्यादा आ गई होती नरेंद्र मोदी की बीजेपी के नाम पर, तो योगी आदित्यनाथ 2 महीने में हट गए होते, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे थे। फिलहाल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को 6 महीने तक संघ अभी छुएगा नहीं, उन्हें अपना काम करने देगा। संघ के अपने एजेंडे पूरे हो ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी संघ को थोड़ा सा तवज्जो देने लगे, थोड़ी सी उसकी पूछ परख करने लगे, इतने में ही संघ संतुष्ट हो जाएगा। जैसे संघ प्रमुख ने जब मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि इसकी चिंता कौन करेगा, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की चिंता करना शुरू कर दी है। वो कुकी और मैतई समुदाय के बीच में साझेदारी का, समझदारी का पुल बनाने की कोशिश शुरू हो गई। जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय 1 साल से सो रहा था, उससे संघ प्रमुख के, सरसंघ चालक के बयान के बाद एकदम मणिपुर याद आ गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी वाली जो तलवारें हैं वो म्यान में रखी रहेंगी, अभी बाहर नहीं आने वाली। लेकिन सही मौके पर, जिस मौके पर नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे, जिस दिन ऐसा लगेगा कि इनकी कुर्सी के पाए लड़खड़ा रहे हैं, उस दिन योगी आदित्यनाथ भी तलवार लेकर धीमे कदमों से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम योगी आदित्यनाथ के उतने विरोधी तो नहीं है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के, और बिल्कुल इस वक्त जिस तरह की उन्होंने रिवेंज वाली पॉलिटिक्स की है नरेंद्र मोदी ने बड़े छोटे मन से। तो मुझे लगता है कि वो कम से कम योगी के साथ नहीं है ये प्रॉब्लम। देखिए, ये तो अभी मुख्यमंत्री एक राज्य के, उनका बुलडोजर न्याय तो हम और आप कोई भी व्यक्ति उससे सहमत नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा कट्टर साबित हो। आप उनका अतीत देख लीजिए, किस तरह के विचार है उनके, किस तरह की उनकी सोच समझ है, किस तरह की उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी से ज्यादा खतरनाक अगर कोई साबित हो सकता है तो योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और इस देश के ताने बाने के लिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक, हम हमारे साथ जुड़े। और ये कई ऐसे पहलू थे राहुल गांधी के स्क्रिप्ट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से लेकर हम नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स और योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्तों पर बात कर रहे थे। देखते हैं क्या तस्वीरें और आने वाले समय में नजर आती। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने कम से कम वायनाड बहन प्रियंका के लिए छोड़ के बीजेपी को उसी की पिच पर फिर से फंसा दिया जिसमें वो कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी से रायबरेली दूर की जाए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, कुछ और पत्ते खुलने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।